हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री अड्डा में। और मैं अनुज प्रताप सिंह। हमारी जो श्रृंखला चल रही है सीरीज, वो है महाराणा। और आज के महाराणा जो हैं वो हैं हमीर सिंह सिसोदिया। जहां से राणा शाखा की शुरुआत होगी, रावण शाखा का एंड हो गया। कल हम कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं उससे कनेक्ट करके आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कल हमने जो किया था वो आपको मैंने बताया था कि 1303 में 1303 ईस्वी में क्या हुआ, आप जानते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात वहां का गवर्नर जो है उसने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद जो है रख दिया। हालांकि ये बात अंदर कि वहां के लोग जो थे, बहुसंख्यक समाज जो था उस समय, हिंदू जो थे, उन्होंने इस खिजराबाद शब्द को जो है अपनाया ही नहीं, कहीं भी अपने लेखों में उसको लिखा ही नहीं। मात्र एक ही है, धाई भी पीर की दरगाह, जहां से हमें इसका नाम ज्ञात होता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया। कहां से प्राप्त होता है? धाई भी पीर की दरगाह से। ठीक है, उसकी दीवार पर चित्तौड़ को खिजराबाद कहा गया है। अन्य किसी भी लेख में, यहां तक कि जो टैक्स वसूलते थे उनके अधिकारी जो हुआ करते थे, उन्होंने भी इस नाम को नहीं अपनाया। तो ये एक संगठित समाज का जो है वो दृष्टिगोचर होता है कि मेवाड़ के सिर्फ शासक ही नहीं ऐसे थे, मेवाड़ के जनता, आम जन भी इस प्रकार के थे कि वो किसी अन्य संस्कृति को, अन्य नामों को स्वीकार न कर सके। ठीक है, तो ये कल हमने कर लिया था 1303 में। अब क्या है कि तुर्कों का अधिकार हो गया, खिलजी वंश का। पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि ये जो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हमारे चलेंगे, तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं उनको थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। दिल्ली सल्तनत, जिनको तथाकथित कहा जाता है दिल्ली सल्तनत, मेरी नजर में ये नहीं है। दिल्ली सल्तनत तो बिल्कुल भी नहीं है। सल्तनत का अर्थ होता है साम्राज्य, जबकि ये दिल्ली से कुछ मील की दूरी तक ही चारों तरफ से था। तो हम, और साथ में सल्तनत के जो सुल्तान हुआ करते थे, नाम उपाधियां तो बड़ी बड़ी सुल्तान धारण की थी, किंतु वो पराजित हुए। अभी हमने बात की थी इल्तुतमिश की, जैत्र सिंह ने उसे बूताना के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। फिर इल्तुतमिश यहां नहीं आया और 1234 उसमें हुए, इसमें युद्ध में ये बुरी तरह हारा और फिर उसने उस तरफ रुख भी नहीं किया, मेवाड़ की तरफ। तो सबसे पहले यहां तक गुदाम वंश दिल्ली सल्तनत में, तथाकथित जो भी आप कहते हो, 1206 से 90 के बीच में। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कहीं आप कंफ्यूज मत हो ना। हम कर रहे हैं महाराणा, परंतु उनकी कंपेयर में दिल्ली में कौन शासक थे, कौन सा वंश था, उसको बताने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। गुलाम वंश के बाद जो आया दूसरा दिल्ली सल्तनत में, वो था खिलजी, 1290 से 1320 के बीच में। तीसरा था तुगलक वंश, 1320 से 1414। फिर है सैयद वंश, 1414 से 1451। और पांचवा और अंतिम था लोधी, लोधी या लोधी वंश भी कह सकते हैं आप, 1451 से 1526 में। फिर यहां से मुगल शुरू हो जाएंगे। तो ये 5 राजवंश थे दिल्ली सल्तनत के: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा। तो इसलिए ये बताने पड़े क्योंकि अब हम करेंगे मेवाड़। मेवाड़ में जब बात आती है कि भाई जैत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो इल्तुतमिश, क्योंकि उससे उसकी भिड़ंत हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं कि रावण रतन सिंह के समय यहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने चित्तौड़ की राजधानी, सॉरी, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात उसको, उसका नाम खिजराबाद कर दिया। हालांकि वहां की जनता ने इस नाम को कभी भी नहीं अपनाया, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसके आगे क्या स्थिति रही, राणा हमीर तक कैसे हम पहुंचेंगे, तो बीच का जो खालीपन है उसमें कुछ बातें मैं आपको बताता हूं।
देखिए, यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में इस समय जो स्थिति मेवाड़ के समय थी कि तुर्क शासक ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और वहां पहले गवर्नर किसको नियुक्त किया? खिज्र खां को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, शुरू में खिज्र खां को गवर्नर नियुक्त किया, पर खिज्र खां ज्यादा समय वहां नहीं टिक सका। खिज्र खां ने कहा, दिल्ली जाकर के कहा कि मैं कहां शासन करूं, वहां तो जनता ही नहीं है, क्योंकि मेवाड़ के लोग जो हैं ज्यादातर वो उसको चित्तौड़ को छोड़ करके चले गए थे। खिज्र खां अधिक समय तक वहां नहीं रहा और दिल्ली चला गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो चित्तौड़ में नहीं टिक सका ज्यादातर और वो वहां से चला ही गया। तब चित्तौड़ में गवर्नर के पद पर मानदेव सोनगरा चौहान की नियुक्ति की गई। ठीक है, वहां पर जो है खिज्र खां तो चला गया, तो फिर वहां कोई ना कोई तो रहेगा संभालने के लिए तुर्क सत्ता की अधीनता में, तो वो था मानदेव सोनगरा चौहान। उसकी नियुक्ति कर दी, जो कि वहां जानौर से संबंधित था। अब बात आती है कि यहां मेवाड़ में बाकी स्थिति क्या रही। तो कुछ समय पहले, मतलब जैसे बप्पा रावण के वंश में आप जानते ही हैं रतन सिंह 1302 से 3, रावण शाखा का अंतिम शासक था। रावण शाखा का अंतिम शासक था, यह ध्यान रखना। रतन सिंह 1302 से 1303 ये रावण शाखा का अंतिम शासक था, और बीच में काफी समय तक काफी गैप रहा। और गैप कितना रहा कि 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार हो गया तुर्कों का, और 1326 में हमीर ने पुनः अधिकार किया। तो यह समय जो है ये गोहिंद वंश का शासन यहां नहीं रहा। का चित्तौड़ पर शासन नहीं रहा। ठीक है, ये वो समय है 1303 से, और 1326 गोहिंद वंश का चित्तौड़ पर शासन जो है नहीं रहा था। करीब करीब 23 साल तक ऐसा रहा। 23 ईयर्स तक चित्तौड़ पर जो है तुर्कों का अधिकार रहा, या मानदेव सोनगरा जो है वो भी तुर्कों के अधीन ही वहां शासन कर रहा था। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इधर कोई बप्पा रावण का कोई वंशज था या नहीं था,
उसकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो सिसोदिया वंश की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है, देखिए कि बप्पा रावण की जो रावण शाखा थी, एक तो बप्पा रावण, ठीक है, ये कई शासक हुए, ठीक है, और फिर आया रतन सिंह, ये रावण शाखा का अंतिम शासक। गोहिंद वंश का अंतिम शासक नहीं है, रावण शाखा का अंतिम शासक। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आपको मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि यहां रावण जो शब्द है वो कैसे बना, ठीक है, राज्योचित पूर्णत्व, ठीक है, वरत्व और लक्ष्मीयत्व, ये जो हैं इनके पहले शब्द देखें आप, रावण, राज्योचित पूर्णत्व से लिया गया है रा, वरत्व से लिया गया है व, और न लक्ष्मीयत्व से लिया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, रावण, ठीक है। इनके जो प्रथम अक्षर हैं उनको अगर देखें तो ये है रावण। तो रावण शब्द की उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी और बाद में फिर इसे राजा के लिए प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, किंतु काफी लोग जो थे उस समय जुड़े हुए नहीं थे और कई लोग पुराना देखना भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो है हमें बीच बीच में बता देना चाहिए जो जरूरी चीजें हैं। तो ये रावण शाखा का अंतिम शासक हो गया, बप्पा रावण से रतन सिंह तक। अब क्या है कि जो इनमें होते हैं ना सामंत, एक ही परिवार में 2 या 3 या 4 भाई हों और शासक जो था युवराज या शासक बनने की परंपरा थी वो बड़े पुत्र की हुआ करती थी। बताता हूं मैं आपको, देखिए एक किंग है, ठीक है, अब इसके क्या है कि 3 पुत्र हो गए, ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जो है बीच में है, ये फिर किंग बनेगा। तो ये 2 क्या बनेंगे, सामंत। इन्हें क्या दे दिया जाएगा, ये राजा है और ये इनके पुत्र हैं, 3 पुत्र, ये सबसे बड़ा बिग, ठीक है, चलो समझ जाइए कि ये सबसे बड़ा है बीच में, ये तो बन गया किंग के बाद फिर किंग अगला। ये इनको गांव दे दिए जाते थे जिन्हें कहा जाता था उस समय ठिकाने, ठीक है, और ये मुख्य राजधानी में रहता था, ये राजा बनता था राजा के बाद, और बाकी छोटे भाई जो हैं उन्हें ठिकाने दे दिए जाते थे। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक राहप नामक शासक हुआ था इन्हीं में, ठीक है, शासक का मतलब अधीन हुआ था, छोटा भाई या परिवार का एक सदस्य था। तो हम बताते हैं कि जैसे बप्पा रावण का वंश है और इसी में एक हुआ है करण सिंह, ठीक है, करण सिंह, बप्पा रावण, इसमें शासक होते गए फिर बीच में ही एक शासक आया कर्ण सिंह, यह भी रावण था, ठीक है। अब आप समझिए इसको कि करण सिंह का जो छोटा भाई था वो था राहब, ठीक है, बप्पा रावण, फिर ये रावण रावण रावण, और जो छोटा भाई था राहब, इससे ठिकाना मिला, करण सिंह तो रावण बना, और राहब जो है ये इसे सिसोदा ठिकाना मिला। सिसोदा नामक ठिकाना मिला, और ये जो है आप देख ही रहे हैं, फिर ये राहब सिसोदा ठिकाने में चल पड़ा। यहां राहब से जो है एक प्रकार से सिसोदिया हो गई ये, और सिसोदा गांव के सामंत होने के कारण इन्हें सिसोदिया कहा जाता है, राहब।
और राहब के पश्चात जो है हुए उसमें एक थे राहब की शाखा में लक्ष्मण सिंह। पहले तो ये समझिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एक राजा होता है, तो ये तो हो गया रावण। राजा जो था वो रावण कहलाता था मेन। अगर उसके छोटे भाई हैं, राजा के 3 पुत्र हो गए, मान लो, उदाहरण दे रहा हूं, 3 या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु मैं बता रहा था कि 3 मान लीजिए। तो एक जो सबसे बड़ा भाई है वो तो युवराज होने के नाते अगला राजा बनेगा। बाकी उसके जो 2 भाई हैं वे ठिकानेदार बनेंगे, आसपास के गांव उनको दे दिए जाते थे, वहां वो कर वसूली का काम करते थे और युद्ध के समय वो इकट्ठे हो जाते थे, वो मेन राजा का साथ दिया करते थे। इससे अपने भारत में कई जगह जो है सामंती प्रथा भी कहा जाता है, तो ये सामंत नियुक्त किए जाते थे। इन्हें ही ठिकाना दिया जाता था, तो इसलिए इनको ठिकानेदार भी कह देते थे। भूमि देने के कारण इन्हें को जमींदार भी कह देते थे। जागीर देने के कारण इनको जागीरदार भी कहते थे। तो क्या हो गया, ठिकानेदार, जमींदार, जागीरदार, ठीक है, इन नामों से इन्हें या सामंत नामों से इन्हें जाना जाता था। मेन बात तो ये है सबसे पहले। अब ये क्यों बतानी पड़ी, क्योंकि बप्पा रावण से जो शाखा चली आ रही थी कर्ण सिंह का छोटा भाई था राहब, तो कर्ण सिंह तो रावण बनेगा और उसके बाद उसका बड़ा पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका बड़ा पुत्र, तो कर्ण सिंह का जो छोटा भाई था राहब, उसको कौन सा ठिकाना मिला, सिसोदा। सिसोदा ठिकाना किस में पड़ता है, रायसमंद में, वर्तमान में, ठीक है। सिसोदा ठिकाना जो प्राप्त हुआ राहब को, और इसी में एक आएंगे लक्ष्मण सिंह, उनका चर्चा कर रहा हूं आगे। राहब की ही शाखा में आगे आ जाएंगे लक्ष्मण सिंह। राहब सिसोदा का ठिकानेदार, इसी में फिर हुए कई, फिर लक्ष्मण सिंह आया, क्योंकि सिसोदा गांव कहते तो यहीं से हम सिसोदिया भी कहते हैं इनको। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के 7 पुत्र थे। ठीक है, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के 7 पुत्र थे, जिन्होंने 1303 में चित्तौड़ के प्रथम शाके के दौरान रतन सिंह का साथ देते हुए अपना बलिदान दिया। देखिए, राहब सिसोदा का ठिकानेदार था, इसी में कई हुए ठिकानेदार, फिर लक्ष्मण सिंह सिसोदिया आया, इसके 7 पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ने अपने 7 पुत्रों सहित प्रथम शाके में अपना बलिदान कर दिया, क्योंकि शाका होता है ना, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, जोहर और केसरिया, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं, पहले ये समझा दूं। इसमें 7 पुत्रों में से एक अजय सिंह जो था वो घायल हो गया बुरी तरह, पर वो बच गया, ठीक है। तो लक्ष्मण सिंह और उसके 6 पुत्र इसमें मारे गए, और 7वां पुत्र जैसे तैसे बच गया घायल अवस्था में, किंतु शारीरिक रूप से काफी अयोग्य हो गया, अजय सिंह। तो अभी हम आगे की बात करते हैं। यह समझ में आ रहा है ना, इतना तो इस हिसाब से अपने को समझना है। अब क्या है कि फिर लक्ष्मण सिंह के जो पुत्र थे, 6 पुत्र तो वीरगति को प्राप्त हुए, लक्ष्मण सिंह खुद वीरगति को प्राप्त हुए, और जैसे कि हम जानते हैं अजय सिंह घायल अवस्था में बच गया। अब अजय सिंह की चर्चा हम करेंगे थोड़ी सी। अजय सिंह
यह लक्ष्मण सिंह का पुत्र था जो घायल हुआ किंतु बच गया। घायल हुआ किंतु बच गया। और इसका जो सबसे बड़ा भाई था अरी सिंह, वो लक्ष्मण सिंह का बड़ा पुत्र। अरी सिंह भी युद्ध में मारा गया। इसी अरी सिंह का पुत्र हमीर सिंह सिसोदिया। हमीर सिंह सिसोदिया चित्तौड़ का कर्णधार बना। कर्णधार समझते हो? कर्णधार है कि सहारा, ठीक है, सहारा बना। अजय सिंह जो कि लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, छोटा पुत्र था, जो घायल हुआ उस शाके के दौरान, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था ना रावण रतन सिंह का, उस दौरान। और लक्ष्मण सिंह का बड़ा पुत्र अरी सिंह भी युद्ध में, उसी युद्ध में मारा गया प्रथम शाके के दौरान। इसी अरी सिंह का पुत्र था हमीर सिंह सिसोदिया, जो कि आगे चल करके चित्तौड़ का कर्णधार बना, जिसका हम जिक्र अब करने वाले हैं, हमीर सिसोदिया या हमीर सिंह सिसोदिया। पर इस दौरान मैंने एक जिक्र कर दिया शाका का, तो शाका का मैं यहां थोड़ा सा जिक्र करता चलता हूं हमीर सिंह सिसोदिया से पहले। शाका इसका अर्थ है बड़ा बलिदान, ठीक है। यह शब्द सागय या साक्य से बना है, ठीक है। और सागय या साक्य का मतलब होता है साथ। देखिए शाका का अर्थ क्या होता है? बड़ा बलिदान। और ये सागय या शाक्य से बना है जिसका अर्थ है साथ। साथ मतलब कहीं कोई जा रहे हैं, दो जने कहीं एक ही गंतव्य पर जाना चाहते हैं, तो जो है वो दूसरा साथी उसका क्या कहता है? आया सागे चांदा। सागे चांदा मतलब साथ चंदे अपने, तो सागे शब्द से, तो यह साथ है ये। और साथ कैसे? इसमें केसरिया और जौहर दोनों होंगे, वो साथ साथ होंगे, इसी कारण से जो है इसको शाका कहा जाता है, ठीक है। इसमें केसरिया तथा जौहर साथ साथ होता है, अतः इसे शाका कहा जाता है। एक बार एग्जाम में आया भी था कि शाका किसे कहते हैं, जिसमें केसरिया पुरुषों द्वारा तो जो है युद्ध भूमि में कूद जाते हैं, केसरिया बाना पहन करके, केसरिया वस्त्र धारण करके जो है युद्ध भूमि में कूद जाते हैं और अपना बलिदान करते हैं। जैसे ही ये खबर आती है महिलाओं तक कि वो युद्ध में सैनिक मारे जा चुके हैं उनके पति, तो वो क्या है कि एक अग्निकुंड तैयार करती हैं और उसमें अपने आप को समाहित कर लेती हैं।
पद्मनी का जौहर जो था ये चित्तौड़ का पहला जौहर कहलाता है 1303 में। और क्योंकि यहां रतन सिंह गौरा बादन के नेतृत्व में जो है केसरिया भी हुआ था, इसीलिए इसे शाका कहा जाता है, क्योंकि साथ साथ हुए थे। पुरुषों ने केसरिया बाना पहन करके जो है अपना बलिदान दे दिया युद्ध भूमि में, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, और उसी समय जो है अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी ने जो है 1600 दासियों के साथ जो है जौहर किया। दासियां नहीं, सैनिकों की पत्नियां थी जिनके पति युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो अब आप समझिए शाका, इसका अर्थ है बड़ा बलिदान। यह शब्द सागे या शाके से बना है, इसमें केसरिया तथा जौहर साथ साथ होता है, अतः इसे शाका कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे ही चित्तौड़ में 3 शाके हुए थे, 1303, 1534 और जो है 1568। 3 समय समय पर हुए जिनका जिक्र आता रहेगा अपने सामने। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे अब शाका अगर कभी आ जाए, ये वाला तो एग्जाम में आया ही है, प्री के आरएस प्री में आया हुआ है, और जबकि ये जो है बाकी आपको समझने के लिए है ये। ठीक है, ताकि आप इसको समझ जाएं शाका का। अगर आपको 2 लाइनें लिखनी भी पड़े मेंस में, आरएस मुख्य परीक्षा में 2 लाइनें, तो आप इसमें आराम से इसको लिख सकते हो शाका को। ठीक है, आप समझ गए। केसरिया और जौहर जब साथ होता है तो उसे शाका कहते हैं। अगर इसमें से एक बार आया था अर्ध शाका किसे कहते हैं, क्योंकि जैसलमेर में अर्ध शाका हुआ था। तो अर्ध शाका जिसमें था, ऑप्शन था एक, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। तो इसमें कोई वो नहीं है बात के महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, उनके पति मारे गए। तो यही हुआ था कि केसरिया होने के पश्चात युद्ध में बाकी बचे हुए सैनिक जीत गए थे, तो उन्हें अपने महिलाओं को मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि महिलाओं को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मरना पड़ता था। और ये हमेशा याद रखना मुस्लिम शासकों के विरुद्ध होते थे, क्योंकि मुस्लिम शासक क्या है कि महिलाओं को भी उनके सम्मान को लूट लेते थे। ठीक है, इसलिए जो है मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध ये हुए हैं हमेशा ही। कभी भी 2 हिंदू राजा आपस में युद्ध कर रहे हैं तब ऐसा नहीं होता था, ये बात आपको जाननी चाहिए, क्योंकि हिंदू राजाओं में जो युद्ध हुआ करते थे वो आपस में सैनिकों के बीच में होते थे। आम जनता को उसमें कुछ नहीं जो है था, आम जनता उसमें शामिल नहीं होती थी। उनका साम्राज्य ऐसे ही चलता, मतलब जनता का ऐसे ही चलता रहता था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक स्थान पर अपने जो रामचरितमानस है उसमें ये कहा है, कोई नृप हमें कहानी, कोई नृप हमें का हानि। नृप माने क्या होता है, राजा। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जब ये कहा था तो उस समय की जो उन्होंने रामायण का रामचरितमानस में से ये लिया है। तो रामचरितमानस का में किसका वर्णन है, राम कथा। तो राम कथा जो थी वो हजारों वर्ष पुरानी है, और उस समय जो संस्कृति थी उसमें कोई भी राजा बने, जनता, आम जनता को कुछ नहीं कहा जाता था। पर अब संस्कृति चेंज हो रही थी, उसमें जनता को भी मारा जाता था। तो अब ये गोस्वामी तुलसीदास की ये जो पंक्ति है ना, कोई नृप हमें का हानि, ये अब लागू नहीं होती, इनके मध्यकाल के शासकों पे लागू नहीं होती, क्योंकि ये आम जनता को भी बहुत परेशान करते थे। कई शासकों ने तो, जैसे बाबर है, खानवा युद्ध के दौरान उसने जो है नरमुंड नहीं होते सिर काट करके, नरमुंडों की मीनार चिनवा दी थी, जिहाद का नारा दिया और नरमुंडों की जो है पूरी की पूरी जो है एक इमारत बना दी, ऐसे नरमुंड इकट्ठे करके। तो कितना मारा होगा, जनता को भी मारा होगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही जो है दिल्ली के अंदर एक जगह है कांदे आम। तो वहां ऐसा नहीं कि काले रंग के आम प्राप्त होते हैं, वो कांदे आम कतले आम का अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है कांदे आम, कतले आम। तो वहां भयंकर कतले आम किया गया था जब ये जो है 2-3 बार हुआ था वहां। तो इस कारण से जो है उसका नाम पड़ गया कतले आम, फिर कतले आम से धीरे धीरे कांदे आम पड़ गया। तो ये जो है शब्द कैसे बनते हैं और उनके बारे में मैं बता रहा था कि हमेशा याद रखना, शाका जो है मुस्लिम शासकों के विरुद्ध ही होता था। ऐसा नहीं है कि आप आपस में 2 भारतीय हिंदू राजा लड़ रहे हैं तो जौहर करने की कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो महिलाओं को कुछ नहीं कहते थे। अगर जीत भी कोई राजा, एक पक्ष तो जीतता ही था, परंतु वो दूसरे महिलाओं, बच्चों को और आम जनता को कुछ नहीं कहते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और तब ये पंक्तियां लागू होती हैं हमेशा। आप ये नहीं कह सकते हमेशा लागू होंगी, ये उस संस्कृति में लागू होती हैं जो प्राचीन संस्कृति थी, कोई नृप हमें का हानि। ठीक है, आगे बढ़े। शाका समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है।
हम बात कर रहे हैं कि हमीर सिंह सिसोदिया की। तेरह सौ छब्बीस से 1364, ठीक है। हमीर सिंह सिसोदिया जो है ये 1326 तक, यानी इस समय तक क्या हो गया था, तुगलक वंश का आगमन हो चुका था। इसीलिए मैंने दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश बताए थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मेवाड़ में दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश बताने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया, और अब जो है तुगलक वंश की शुरुआत हो चुकी थी, और 1326-25 में जो है तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक वहां का शासक बना। तो ये 4 लाइनें तो मुझे ये स्थिति बताने के लिए जरूरत पड़ रही है, ठीक है। कर रहे हम हमीर सिंह सिसोदिया ही हैं। हमीर सिंह सिसोदिया जो है, इसकी खून का छींटा एक उपन्यास जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया भी था, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा रचित है। एक ऐतिहासिक उपन्यास रचा गया, वो मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है, और हिंदी साहित्य में भी वो लगता है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। खून का छींटा, सॉरी टीका, खून के का टीका, यानी खून का टीका अजय सिंह इस पे लगाएगा हमीर सिंह के यहां, उसको जब उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा बप्पा रावण के वंशज के रूप में। देखिए, हमीर सिंह जो था, अरे इसके पीछे एक कहानी है, थोड़ी सी मौखिक बता देता हूं। अरि सिंह लक्ष्मण सिंह का बड़ा पुत्र था, और अरि सिंह जब युवावस्था में था, टीनेजर था, तो वो शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। शिकार खेलने गया हुआ था तो उसने वहां एक सुंदर जो है कन्या देखी, जो अपने पशु को लेके जा रही थी, ठीक है। तो उसी के एक सैनिक जो था, हरि सिंह का सैनिक, ने उसको छेड़ दिया, कोई टोंट कर दिया, कमेंट मार दिया। तो क्या हुआ कि उस लड़की के हाथ में रस्सी थी जो पशु के बंधी हुई, उस रस्सी को ऐसे मारा तो वो जो घुड़सवार था हरि सिंह का सैनिक, वो घोड़े सहित धड़ाम से गिर पड़ा। तो उसने, हरि सिंह ने सोचा लड़की बड़ी मतलब गजब है, इतनी साहसी भी है, जो राज सैनिकों से मतलब छेड़ कर रही है, उसको कोई भय नहीं है, राज सैनिकों का भी भय नहीं है। तो उसने कहा मैं इस लड़की से मैरिज कर लेता हूं। तो पता किया तो वो वहां के ठाकुर की लड़की थी। सामान्य ठाकुर जो है वो, ये मतलब जैसे राजशाही ठाकुर नहीं थे, सामान्य ठाकुर भी हुआ करते, तो उनकी थी। उसने क्या किया कि उस लड़की से मैरिज कर ली उसने। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं इससे मैरिज करूंगा तो जो मेरा पुत्र होगा वो कितना साहसी होगा, क्योंकि ये लड़की कितनी साहसी है। उसका नाम था उर्मिला। हमीर सिंह सिसोदिया जो है, इसके पिता का नाम है हरि सिंह, माता का नाम है उर्मिला, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका थोड़ा बता देता हूं। पिता हरि सिंह, अभी मैं बता के आ चुका हूं। हरि सिंह जो है 1303 में रावण रतन सिंह के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, क्योंकि लक्ष्मण सिंह का यह बड़ा पुत्र था। माता उर्मिला। हरि सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है ये भी बाद में सती हो गई थी, ठीक है। अब ये बात अजय सिंह जो था, जो कि हरि सिंह का सबसे छोटा भाई था, उसको जब ये बात ज्ञात हुई, सुनने में आई कि मेरे बड़े भाई का एक पुत्र भी है, तो उसे वो लेकर के आ गया, और उसने जो है अपने पुत्र सज्जन सिंह के स्थान पर हमीर सिंह सिसोदिया को युवराज जो है बना दिया। अजय सिंह जो कि हरि सिंह का छोटा भाई था, को ज्ञात हुआ कि हरि सिंह का पुत्र जीवित है,
तो उसे युवराज घोषित कर दिया। और उस समय क्या है कि तलवार जो होती है, तलवार की धार पर अपने अंगूठा रगड़ते हैं, जिससे कट जाता है और खून निकलता है, और जो खून निकला उससे उसने टीका लगाया युवराज घोषित करने के समय। इसी को यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास खून का टीका नाम ही दे दिया उस उपन्यास का नाम। और पूरी कहानी यही है जो अभी हमने चर्चा की। हमीर सिंह किस प्रकार से चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर सका। मेवाड़ में पुनः उसने इस वंश की स्थापना कर दी थी 1326 में। ठीक है, युवराज घोषित कर दिया। अतः अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह नाराज होकर महाराष्ट्र चला गया। ठीक है, जैसे ही अजय सिंह ने अपने पुत्र के स्थान पर अपने बड़े भाई के अरी सिंह के पुत्र हमीर सिंह को जो है वो क्या किया, युवराज घोषित किया। इससे क्या हुआ, अजय सिंह का स्वयं का पुत्र नाराज हो गया। उसने कहा, यह कैसा पिता है, अपने बड़े भाई के पुत्र को बना रहा, अपने भतीजे को मुझे राजा घोषित नहीं कर रहा, युवराज घोषित नहीं कर रहा। तो सज्जन सिंह रूठ करके चला गया महाराष्ट्र, और इसी महाराष्ट्र के में जाने के पश्चात जो एक फिर छोटा मोटा राज्य है वहां प्राप्त किया, और धीरे धीरे वहां राज करने लगे छोटे छोटे एरिया में। और उन्हीं में आगे प्रतापी शासक हुए शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ये भी गुहिन वंश के ही हैं, राणा प्रताप से उनका संबंध था। ठीक है, इसी प्रकार से जो है कल मैंने आपको बताया था कि कुंभकर्ण जो कि यहां से चला गया था नेपाल, और नेपाल पे जाकर के उसने गुहिन वंश की स्थापना की। गुहिनों की कई शाखाएं प्रचलित हैं, किंतु मेन मेवाड़ में और महाराष्ट्र में शिवाजी उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, और नेपाल का राजशाही वंश जो है वो भी नेपाल गुहिन वंश ही है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हमीर सिंह सिसोदिया 1326 से 1364, पिता अरी सिंह, माता उर्मिला। अजय सिंह जो कि अरी सिंह का छोटा भाई था को ज्ञात हुआ कि अरी सिंह का पुत्र जीवित है, तो उसे युवराज घोषित कर दिया। अतः अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह नाराज होकर के कहां चला गया, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कालांतर में इसी वंश में छत्रपति शिवाजी हुए। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी का वंश भी गुहिन है। क्या हुआ कि 1326 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में था, बना 1325 में ही था वो। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बना। उसने मानदेव के पुत्र बनवीर या जयसिंह, कई जगह बनवीर लिखा आता है और कई जगह जयसिंह या जैसा भी कह देते हैं इसको। ठीक है, को मदद देना बंद कर दिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी देता था ना मानदेव सोनगरा को, उसी प्रकार से बनवीर जो कि मानदेव सोनगरा का पुत्र था, इसको मदद देना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि मौका देखा, हमीर सिंह ने मौका देखा और चौका लगा दिया। उसने बनवीर को पराजित करके युद्ध में और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और पुनः मेवाड़ में इस वंश की
गुहिन वंश की स्थापना की। वंश गुहिन ही है, किंतु अब वे सिसोदिया कहलाए। हमीर सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए हमीर सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये जो है आप देख ही रहे हैं हमीर सिंह। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का जब शासक बना, उसने मानदेव के पुत्र बनवीर यानी जयसिंह को मदद देना बंद कर दिया। हमीर सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और अब गुहिन वंश पुनः स्थापित हुआ, किंतु अब उस वंश का नाम सिसोदिया वंश कर दिया, क्योंकि ये लोग सिसोदा गांव के ठिकाने से आए थे। सिसोदा गांव के ठिकाने से आने के कारण इन्हें सिसोदिया कहा जाने लगा। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? हमीर सिंह सिसोदिया। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर सिंह सिसोदिया। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक, ठीक है, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? हमीर सिंह सिसोदिया। सिसोदा गांव का सामंत होने के कारण इसे सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। ठीक है, इससे राणा या महाराणा शाखा का जन्म चित्तौड़ में हुआ। ठीक है, तो राणा या रावण शाखा थी, रावण शाखा के स्थान पर अब राणा लिखा जाने लगा राजा के लिए। पहले रावण लिखा जाता था, अब राणा। तो सिसोदिया जब शुरू हुए तो यहां से ये राणा लगाने लगे, राणा या महाराणा। तो महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया वास्तव में महाराणा कहलाने के लिए इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। सबसे पहले तो अच्छा, इसकी उपाधियों की बात हम करते हैं, पहले एक युद्ध और कर लेते हैं। इसने 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोनी के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरा पक्ष था मेवाड़ का हमीर सिंह सिसोदिया। ठीक है, और युद्ध का परिणाम जो है वो हमीर सिंह विजयी हुआ। हमीर सिंह विजयी हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगोनी का युद्ध 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर सिंह सिसोदिया के बीच में हुआ था, और परिणाम हमीर सिंह विजयी हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक बुरी तरह से पराजित हुआ। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत का हाल है। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। अभी आप देख ही रहे हैं जो है कि सिंगोनी का युद्ध जो 1336 में हुआ,
इन शासकों को वास्तव में पढ़ाया नहीं जाता भारतीय इतिहास में। राजस्थान के इतिहास में भी बहुत कम इनको दिया गया जगह, और राजस्थान से बाहर तो इनको पढ़ाया नहीं जाता। कितनी बड़ी बात है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासकों को पराजित किया, तथा कथित दिल्ली सल्तनत को। तो आप देखिए कि कितना महान शासक यहां हुए हैं मेवाड़ राजवंश में। सिंगोनी का युद्ध 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर सिंह सिसोदिया के बीच में हुआ, और हमीर सिंह इसमें विजयी हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक बुरी तरह से पराजित हुआ था। ठीक है, अब इसकी उपाधियां, हमीर सिंह की उपाधियां कौन कौन सी थी? एक तो क्या है, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है, प्रोटेक्टर, सुरक्षित करने वाला, मेवाड़ को दोबारा से सुरक्षित किया। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन यानी विपरीत परिस्थितियों में भी शेर के समान। पंचानन का अर्थ क्या होता है? सिंह। पंचानन मतलब शेर यानी कि सिंह। विषम, विषम तो आप जानते हो, सम यानी समान, विषम माने उल्ट पुंट। तो विपरीत परिस्थितियों में, संकट के समय में शेर के समान। तो विषम घाटी पंचानन किसने कहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा कुंभा ने इसे कहा है विषम घाटी पंचानन, यानी विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान। और मेवाड़ का उद्धारक विषम घाटी पंचानन और राणा कुंभा ने अपनी टीका रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया एक ग्रंथ है जो जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। तो रसिक प्रिया में इसे क्या कहा है? वीर राजा कहा है। तो क्या क्या उपाधि होगी? मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा कुंभा ने इसे क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन यानी विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान, शेर के समान। और राणा कुंभा ने अपनी टीका रसिक प्रिया में इसे क्या कहा गया है? वीर राजा, वीर राजा की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने इसे प्रवन हिंदू कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हमीर सिंह को प्रवन हिंदू की संज्ञा दी है। मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रवन हिंदू, ये इसकी कुछ उपाधियां हमें प्राप्त होती हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसके समय में एक बात जो मैंने बतानी थी वो ये है कि ये तो उपाधियां थी। रसिक प्रिया, सॉरी,
जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगला टॉपिक राणा कुंभा ही आएगा, तो फिर क्या जरूरत है, उसमें हम सारा खोल करके करेंगे ही। मैं रसिक प्रिया के बारे में कुछ बताना चाहता था, जो कि समय आने पर इसकी बारी आएगी, या तो नहीं आती ना, फिर अभी बता देते। एक आप जानते ही हैं कि हमीर के समय में क्या हुआ था। आमिर के समय में एक जो थी नटनी, गंडकी नटनी, तो नटनी का चबूतरा जो है वो बनाया था इसके समय में। हमीर के समय नटनी का चबूतरा बनाया गया। ठीक है, इसमें आया था, कांस्टेबल में आया था, सॉरी, कांस्टेबल में। ठीक है, तो ये जो है हमने संक्षेप में इसके बारे में किया, हमीर सिंह सिसोदिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आने वाले प्रश्न, इनकी उपाधियां, इनके द्वारा किए गए युद्ध, सिंगोनी का युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, उससे पहले किस प्रकार से जो है चित्तौड़ पर अधिकार किया था, उन सब की चर्चा हमने यहाँ की। और उससे पहले की पृष्ठभूमि भी समझाई कि किस प्रकार से हमीर को शासक बनाया गया था। ठीक है, तो हम महाराणा के अगले अंक में मिलेंगे, जिसमें राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। राणा कुंभा जो कि सांस्कृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, राणा कुंभा या कुंभकर्ण। तो उसको हम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।